गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। हमने पिछली क्लास में 4 अलग अलग उदाहरण को वहाँ पे समझा था। आज उसी टॉपिक का एक और उदाहरण जो है, ताकि आपके और डाउट क्लियर हो जाए, उस उदाहरण को समझने के बाद आगे वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अपरिमेय संख्या का एक और उदाहरण है √7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पिछली क्लास में हमने √2, √3, √5 और √6 के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप थे। अब √7 एक अलग उदाहरण है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा स्टेप है, यानी कि 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। अब √7 जो है 3 स्टेप में कैसे कंप्लीट होगा? सबसे पहले जिस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं उस मेथड को कहते हैं स्पाइरल मेथड। उस मेथड का नाम होगा स्पाइरल मेथड। अब स्पाइरल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले तो √7 के अंदर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लगी हुई है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू अपने को लिखनी है। तो 7 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी है? 1 से लगा के 6 तक। अब इन 6 वैल्यू के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। अपने को उन्हीं नंबर से मतलब है जो किसी का स्क्वायर होते हैं। तो 1 और 4 से मतलब है। बट अगर इन दोनों नंबर में से ज़्यादा नज़दीक की बात करें तो 4 जो है 7 से ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू 1। 4 जो है 7 से ज़्यादा नज़दीक है। अच्छा, 4 किसका स्क्वायर होता है? तो जो नंबर ज़्यादा नज़दीक होगा उसको लिखेंगे पहले। तो 7 में से 4 तो अपने पास आ गया, पीछे बचा 3। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता उसको हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना तो कंपलसरी है। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता उसको स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उसके ऊपर अंडर रूट लगा के। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता उसके ऊपर अंडर रूट लगाओ और बाहर स्क्वायर लिख दो। क्रॉस चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 + 3 7। तो 4 + 3 7। अब पिछली क्लास में एक और चीज़ बताई थी कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट कभी नहीं आना चाहिए। जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आ जाए इसका मतलब उसको वापस ब्रेक करना। तो वापस ब्रेक करते हैं √3 को। तो अब √3 को वापस ब्रेक करते हैं तो √3 हो जाएगा। अब वापस वही कंसेप्ट, 3 से छोटा नंबर कौन कौन से हैं? 1 और 2। इन दोनों नंबर में से ये है 1 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर होता है उसको लिखेंगे पहले। अब अपने को चाहिए 3, आ गया 1, पीछे बचा है 2। तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो उसको क्या लिखेंगे? √2 का स्क्वायर। अब अभी भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है तो वापस √2 को सॉल्व किया। तो √2 को सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट वाले स्टेप में अंडर रूट नहीं है। तो जब अंडर रूट नहीं है इसका मतलब ये अपना लास्ट है। अब आपको इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर जब निरूपित करेंगे तो सबसे पहले अपन बनाएंगे √2। सबसे पहले बनाएंगे √2। √2 कंप्लीट होने के बाद √3, √3 कंप्लीट होने के बाद √7। तो देखो √2 कैसे बनेगा। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाई 0, 1, 2, 3, 4। अब सबसे लास्ट वाला हमेशा होता है बेस, फर्स्ट वाला होता है परपेंडिकुलर। लास्ट वाला होता है बेस, फर्स्ट वाला होता है परपेंडिकुलर।
लास्ट वाला बेस, फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले अपन बेस ड्रॉ करते हैं। बेस हो गया आपका, सबसे पहले बेस ड्रॉ करते हैं। बेस हो गया आपका 1, यानी कि 0 से लगा के 1 तक ये हो गया बेस, तो इसको नाम दे दिया 0 to A। अब बेस ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर कितना है इसका, यानी कि लंब कितना है इसका 1, तो A पॉइंट पे 1 का लंब ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन कर दिया O से, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया OAB, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया OAB, जिसके अंदर ये 1 है, ये 1 है और ये √2 है। अब √2 ड्रॉ हो गया आपका कंप्लीट। अब अपन ड्रॉ करते हैं √3 को। √3 को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, बेस है आपका √2, परपेंडिकुलर है 1। इस डायग्राम को अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे √2 कौन सी वैल्यू है, √2 यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है OB, तो OB होगा आपका बेस और परपेंडिकुलर है 1, यानी कि B पॉइंट पे 1 का परपेंडिकुलर, B पॉइंट पे 1 का परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया C। C को ज्वाइन कर दिया O से, तो ये है √2, ये है 1, ये हो गया √3। अब अभी कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि एक स्टेप और बाकी है। अगर 2 स्टेप में होता तो 2 ट्राइंगल, 3 स्टेप लग रहे हैं, इसका मतलब 3 ट्राइंगल। √3 भी कंप्लीट। अब बनाते हैं √7 को। √7 बनाने के लिए बेस तो है आपका √3, परपेंडिकुलर है 2। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे √3 कौन सी वैल्यू है, OC, यानी OC तो है आपका बेस, और C पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 2 का। C पॉइंट पे 2 का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये वैल्यू हो गई √7। जब √7 मिल जाए, बट आपको √7 ऐसे तो बनाना नहीं है, आपको √7 संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, प्रकार को रखा O पे, प्रकार को रखा O पे, ओपन किया D तक, ध्यान से सुनना बेटा, प्रकार को रखा O पे, ओपन किया D तक, और एक आर्क कट किया पीछे की तरफ। तो जो जहां पे कट हो रहा है उसको नाम दे दिया E। तो O से लेके E तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो गई, √7। O से लेके E तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गई आपकी √7। तो ये है आपका √7 का। इसको समझाने का मोटिव यही था क्योंकि इसके अंदर 3 स्टेप है। पिछली वाली क्लास में जो एग्जाम्पल किए थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप थे, इसमें 3 स्टेप है, मतलब 3 ट्राइंगल ड्रॉ होंगे। जब 3 ट्राइंगल ड्रॉ होंगे तो उसको करने का तरीका ये है, सबसे नीचे वाला सबसे पहले, सेकंड वाला सेकंड नंबर पे, और सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में ड्रॉ होगा। तो ये था √7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है, उसका नाम है दशमलव प्रसार। जो नया टॉपिक है उसका नाम है दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार जो है, यानी कि अगर मैं अंश को हर से भाग दूं, अंश को हर से अगर मैं भाग दूं, तो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो कैसा आएगा, वो दशमलव प्रसार के ऊपर, उससे अपन समझ सकते हैं। दशमलव प्रसार को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया 3/4, एक एग्जाम्पल ले लिया 2/3। अब देखो दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। 3/4 का मतलब है 3 अंदर 4 बार। 4 की टेबल में 3 नहीं आता तो यहाँ लगाया 0, यहाँ लगाया पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 30 जो है 7 जा,
यानी कि 3 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट आता है 0.75। उस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 2 अंदर 3 बार। 3 की टेबल में 2 कभी नहीं आता, यहाँ 0 लगाया तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब 3 की टेबल में 20 से छोटा नंबर 18, रिमाइंडर बचेगा 2। अब एक बार पॉइंट लग चुका है तो 20 वापस, 3 6 18 वापस रिमाइंडर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये चलता रहेगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहां पे हमने दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए। दोनों एग्जाम्पल के भागफल से क्या पता चला? एक के भागफल से तो ये पता चला कि इसका शेषफल 0 हो जाता है। एक के भागफल से ये पता चला कि इसका शेषफल कभी 0 नहीं होता। तो जिसका शेषफल 0 हो जाता है उसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसके अंदर उसका शेषफल जो है वो 0 हो जाए, वो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट वाला। अगर सेकंड वाले को देखें, जिसके अंदर शेषफल 0 नहीं आया, तो उसको अपन कहेंगे ऐसा परिमेय संख्या जिसको भाग करने पे शेषफल कभी भी 0 नहीं आए, उसको हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती। उसको हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती। उसको हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती। यानी कि ऐसी संख्या जिसको भाग देने पे उसके भागफल में वैल्यू रिपीट भी हो और शेषफल कभी 0 नहीं आए। इसमें आप देख सकते हो वैल्यू रिपीट हो रही है। तो अगर वैल्यू बार बार पुनरावर्ती हो रही है तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बार। ऊपर एक डंडी लगी है, इसका मतलब 0.6 बार का मतलब है जो 6 है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसको हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती को इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश को हर से भाग देने पर शेषफल कभी 0 नहीं आता और भागफल के अंदर वैल्यू रिपीट होती है, तो वो आपका कहलाएगा अनवसानी आवर्ती। क्या कहलाएगा? अनवसानी आवर्ती। अब अगर आपका केस ऐसा आ जाए जिसमें भागफल भी वैल्यू रिपीट नहीं हो और शेषफल कभी 0 नहीं आए, वापस शेषफल कभी 0 नहीं आए और भागफल में वैल्यू भी रिपीट नहीं हो, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसको डिवाइड करने पे कुछ रैंडमली वैल्यू आ जाए, कोई कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो और शेषफल भी कभी 0 नहीं हो, शेषफल भी कभी 0 नहीं हो, तो ऐसी वैल्यू जो होगी वो आपकी कहलाएगी, ऐसी वैल्यू जो होगी वो आपकी कहलाएगी अनवसानी अनावर्ती, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसी वैल्यू जिसको भाग देने पर भागफल में वैल्यू रिपीट नहीं हो और शेषफल भी कभी जीरो नहीं आए, तो वो कहलाएगा अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। अब इसको एक सीधा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब करते हैं दशमलव प्रसार का वर्गीकरण। दशमलव प्रसार का वर्गीकरण जो है, दशमलव प्रसार का वर्गीकरण, अब दशमलव प्रसार का वर्गीकरण दो पार्ट से होता है। दशमलव प्रसार का वर्गीकरण दो पार्ट से होता है। जब शेषफल शून्य हो, सेकंड वाला, जब शेषफल शून्य नहीं हो। पहला है जब शेषफल शून्य हो, दूसरा है जब शेषफल शून्य नहीं हो। देखो, जब शेषफल शून्य होगा इसका मतलब वो आपका होगा शांत, यानी कि यहाँ पे r जो होगा वो आपका 0 होगा। जब शेषफल शून्य नहीं होगा इसका मतलब r जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा दशमलव या ऐसा दशमलव प्रसार जिसके अंदर शेषफल शून्य हो जाए उसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो होता है वो होता है परिमेय, यानी कि रेशनल नंबर। उदाहरण 3/4, 1/2, 5/8, यानी कि ऐसे उदाहरण जिसके अंदर डिवाइड करने पे आपका शेषफल जो है वो 0 आ जाए, तो वो आपका कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब जब शेषफल शून्य नहीं हो, जब शेषफल शून्य नहीं होगा तो उसके दो पार्ट है। जब शेषफल शून्य नहीं हो तो उसके दो पार्ट है। एक तो है आपका अनवसानी आवर्ती, दूसरा है अनवसानी अनावर्ती। एक है आपका अनवसानी आवर्ती, दूसरा है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी आवर्ती का मतलब क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं इसकी, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये भी एक तरह का क्या होता है, परिमेय संख्या। तो परिमेय के दो होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर इसके उदाहरण की बात करें, 7/3, 1/17, 2/7, यानी कि अगर इनको आप डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू के बाद इसके भागफल में वैल्यू जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। शेषफल तो कभी भी 0 नहीं होगा। अनवसानी अनावर्ती, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और अनवसानी अनावर्ती जो है वो एक तरह की अपरिमेय संख्या है, एक तरह की अपरिमेय संख्या
है, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई हो गया √2, √7, यानी कि ऐसी संख्या है जिसका मान भागफल के अंदर, या ऐसी संख्या है जिसके अंदर वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी और भागफल भी शेषफल भी जीरो कभी नहीं होगा। यानी शेषफल जीरो नहीं होगा, भागफल में वैल्यू कंटिन्यूसली रिपीट भी नहीं होगी, तो वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमने देख लिया दशमलव प्रसार का वर्गीकरण, जब शेषफल शून्य हो, जब शेषफल शून्य नहीं हो। जब शेषफल शून्य होगा उसको कहेंगे शांत दशमलव, जब शेषफल शून्य नहीं होगा उसको कहेंगे अनवसानी और अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। तो ये था दशमलव प्रसार का वर्गीकरण। अगली क्लास के अंदर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।